हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन को पढ़ने के लिए है ना हमको सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ सेट के बारे में जान लेंगे। वैसे ये क्लास 11 का टॉपिक है तो हम लोग क्लास 11 में सेट को पढ़ेंगे, वरना यहाँ पे जितना सा ज़रूरत है हमको उतना सा हम लोग सेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम करेंगे क्या? इस चैप्टर में हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, है ना, उसको समझेंगे, और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब एक वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? कलेक्शन तो समझ में आया, किसी भी चीज़ का समूह हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम लोग कलेक्शन बोल रहे हैं। लेकिन ये वेल डिफाइंड क्या है ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं वस्तुओं का कोई एक संग्रह बना रहा हूँ, कलेक्शन बना रहा हूँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर उसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस कलेक्शन में रखूँ या इस ऑब्जेक्ट को मैं इस कलेक्शन में ना रखूं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं ये आपको बोल दिया, अब आप बोलोगे कि ये हमको कैसे पता चलेगा? तो पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमारा सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कि मैं एक कलेक्शन बनाता हूं। क्या कलेक्शन बनाता हूं? अ कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। तो आप इस कलेक्शन में किन को डालोगे? क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। तो यहाँ तो आदमियों का चॉइस के ऊपर डिपेंड करने लगेगा ना कि अगर हमको अगर विराट कोहली पसंद है तो मैं उस कलेक्शन में विराट कोहली को ले लूंगा। हो सकता है कि किसी को सचिन तेंदुलकर लग रहा है कि नहीं, हाँ सचिन तेंदुलकर इज बेस्ट, है ना, तो वो सचिन तेंदुलकर को कलेक्शन में डाल लेगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू, है ना, वो किसको पसंद करता है वो उस अनुसार से अपना कलेक्शन बनाएगा। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगेगा फिर तो हमारा ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें कन्फ्यूजन आया कि क्या सचिन कलेक्शन में हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी आदमी के लिए हो सकता है, किसी आदमी के लिए नहीं हो सकता है। दैट मीन्स देयर इज अ कन्फ्यूजन कि मैं सचिन तेंदुलकर को उस कलेक्शन में रखूं या ना रखूं। तो ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। समझ में आया क्या? मतलब हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। सो इट इज नॉट अ सेट। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल, है ना, टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर। अब टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर में हर एक लोगों के नज़र में अलग अलग, है ना, किसी को टैलेंटेड लग सकता है कि रणबीर कपूर है, तो किसी को ऋतिक रोशन लग सकता है, किसी को सलमान खान लग सकता है। तो हर आदमी उस कलेक्शन को अलग अलग तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वो कलेक्शन वेरी करने लगेगा, इसलिए उस कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको भी हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ, मैं ले रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर। क्या ये वेल डिफाइंड है? मैं बोल सकता हूँ यस, इट इज वेल डिफाइंड। अगर कोई भी नेचुरल नंबर 10 से छोटा होगा तो कलेक्शन में रखेंगे, 10 से छोटा नहीं होगा कलेक्शन में नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 15 को इस कलेक्शन में रखूँ या ना रखूँ, क्या मेरे को कंफ्यूजन है इसमें? आई थिंक नो, देयर इज नो कंफ्यूजन, बिकॉज 15 is not less than 10. That's why 15
is not belongs to this collection. Hence this collection is well defined, so it is a set. मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, सेट है. Hence it is a set because it is well defined. Because it is well defined. आपको इन दो एग्जाम्पल से सेट क्या होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा. ठीक है, तो हम ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे. एक्चुअली ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो बस इतना सा आपके लिए हो सकता है कि काफ़ी है. अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, चलिए इसको हम लोग जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. जनरली हम लोग सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. समझ में आया क्या? दैट फॉर एग्जांपल दैट इज ऐसे बोल सकते हैं कि A B C D एंड सो ऑन. इस लेटर से, कैपिटल लेटर से हम लोग जनरली सेट को डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे कि एक मैं कलेक्शन लेता हूं, मैं ना उस कलेक्शन को मैं नाम देता हूं. इस कलेक्शन में उन सारे मैं रियल नंबर को रखना चाहता हूं सच दैट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0. तो इसमें कौन कौन से कलेक्शन आएंगे, इसमें कौन कौन से रियल नंबर आएंगे, चलो बात करते हैं हम लोग. है ना, ये कलेक्शन ही है, कलेक्शन ऑफ, ये मैथमेटिकली हम लोग लिखे हैं, ये हमारा लैंग्वेज में है, ये मैथमेटिकली है. सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. गॉट द पॉइंट. इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चलो मैं देखता हूँ. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने रियल नंबर हुए, जितने रियल नंबर होंगे उतने सारे आ जाएंगे. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 रियल नंबर आ सकते हैं. है ना, तो मैं देखता हूँ कितने रियल नंबर आएंगे. कम से कम है ना 5 भी हो सकता है, मतलब 1 भी नहीं हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है. देखते हैं कि कितने आएंगे. ठीक है, चलो मैं देखता हूँ. अगर मैं देखूं तो इसको x बराबर -1 तो क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है. x -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2 और -2 यहाँ पे आएगा तो 2 - 2 हो जाएगा 0. तो -1 तो इस कलेक्शन में आ रहा है. तो ये कलेक्शन एम्प्टी तो नहीं है. एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट तो है. क्या है, -1. और भी कोई है क्या? आई थिंक और नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो इधर x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसको बराबर 0. है ना, क्योंकि a² + 2ab + b² के फॉर्म में है. तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 है, वो तभी 0 हो सकता है जब वो खुद नंबर क्या हो, 0. दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ गया, -1. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल और केवल -1 है. तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इस सेट में आएंगे ये -1. सेट को हमेशा हम लोग सेट के मेंबर्स को, इसको हम लोग मेंबर बोलते हैं, सेट के मेंबर को. है ना, इसमें जैसे कि 8 आएगा इसमें, क्योंकि 8 10 से छोटा है, तो 8 इस कलेक्शन का मेंबर हुआ. अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो मैं बोल दूंगा इसको ये सेट का मेंबर हुआ. 8 किसका मेंबर हुआ, सेट का. ठीक है, इसको मेंबर बोलो या एलिमेंट बोलो, है ना, एक ही चीज है. ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको बातें क्लियर हुई होंगी. ठीक है, तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, यहाँ पे आपको एक यूज होगा वर्ड ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है ना, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट, है ना, उसको हम लोग कब ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, थोड़ा देखो यहाँ पे कब बोलेंगे, देखना. इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे अगर मान लो कि एक 1 है ऑब्जेक्ट, है ना, और एक क्या है, 2 है. 1 और 2 का अगर मैं एक स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखूं, है ना, ये 2 एलिमेंट था 1 और 2, ये पेयर था 2 एलिमेंट का, है ना. मैं इसको अगर स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर. इसको ऑर्डर्ड क्यों बोले, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर. जब हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर ये लिखा हुआ है 1,2 तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि इसको मैं ये नहीं लिख पाऊंगा कि ये 2,1, इसको हम 2,1 नहीं लिखेंगे. दैट मीन्स इसका ऑर्डर मैटर करता है कि अगर 1,2 लिखा है तो मैं हम लोग हमेशा 1,2 ही लिखेंगे. 1,2 कभी 2,1 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, और इसके फर्स्ट मेंबर को हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं.
कंपोनेंट, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसके फर्स्ट मेंबर को हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट, इसके सेकंड मेंबर को सेकंड कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को हम लोग अगर 1,2 लिखा हुआ है तो 2,1 नहीं लिखेंगे। अगर वर्ड ऑर्डर्ड उसमें आ गया तो ऑर्डर्ड का मतलब ही हुआ कि इसमें एलिमेंट जिस तरीके से आ रहा है उस ऑर्डर पेयर में वो ऑर्डर मैटर करता है। अगर पहले स्थान पर 1 है और दूसरे स्थान पर 2 है, इसका मतलब है हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ए एंड बी अपीयर इन द ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। इस ब्रैकेट में ये जिस ऑर्डर में एलिमेंट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो नंबर को डिवाइड करते हैं, दो नंबर को जोड़ते हैं। वैसे ही दो सेट का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मान लिया जाए कि ये क्या बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर whose first component is an element of set A and the second component is an element of set B। ये बोलना चाह रहा है कि ये जो, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट रहते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रहता है। मतलब A, B टाइप का एलिमेंट इसमें रहेगा सच दैट कि पहला कंपोनेंट सेट A का रहेगा और दूसरा कंपोनेंट सेट B का रहेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल ले लिए 1, 2 और 3, और दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया 3,4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सारे एलिमेंट आते हैं? इसमें ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट सेट A का होता है और दूसरा जो कंपोनेंट बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का वो दूसरे सेट का होता है। तो 1,3 आएगा इसमें, 1,4 भी आएगा इसमें, 2,3 भी आएगा, क्योंकि ये पहला कंपोनेंट सेट A का है, दूसरा कंपोनेंट सेट B का है, तो 2,4 भी आएगा। और ये भी एक सेट आएगा, तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे? एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कोमा सेपरेटेड में लिखेंगे। 2,4 मैं बोल सकता हूँ कि 3,3 मैं बोल सकता हूँ कि ये 3,4 भी इस ऑर्डर्ड पेयर में आने वाला है। कोई दिक्कत? तो दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। अगर दो सेट है और एक सेट के पास n एलिमेंट है और दूसरे सेट के पास m एलिमेंट है, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल्स टू n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल्स टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू m इनटू n। समझ में आया क्या? ये बोल रहा है कि अगर A में n एलिमेंट है, B में m एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में m इनटू n एलिमेंट होंगे। कैसे? देखो, आपको हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें पता हो और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, हम लोग एडवांस लेवल की भी बातें करेंगे। ठीक है, मेंस जेईई मेंस लेवल तक भी हम लोग जाएंगे। लेकिन आपको पता है तो ठीक बात है, नहीं पता है तो भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रूफ विदाउट प्रूफ, है ना, मैथमेटिक्स को हम विदाउट प्रूफ फील नहीं कर सकते, है ना। तो अगर प्रूफ नहीं आता है तो फिर मतलब ही नहीं है इस चीज का। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। क्या? मैं मान लेता हूँ लेट सेट ए में n एलिमेंट है। n एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूँ। पहला एलिमेंट को A1 बोलता हूँ, दूसरा एलिमेंट को A2, तीसरा एलिमेंट को A3 बोलते हैं एंड सो ऑन। चौथा एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? nवां एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? an बोल देते हैं। और सेट B के एलिमेंट को मैं ऐसे B1, B2, B3 एंड सो ऑन हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको Bn। अब मैं देखना चाहता हूँ कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे। तो इस पेज में नहीं आएगा, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको कर लेते हैं। देखना, जैसे A क्रॉस B हम लोग करते हैं। A के पास पहला एलिमेंट उठाते हैं A1 और उसके साथ B के हर एक एलिमेंट के साथ हम क्या बना देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि वो A क्रॉस B में आएगा।
तो पहले A1 को उठाते हैं और B के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पहला क्या आएगा? A1, A1 के साथ क्या आएगा? B1, A1 के साथ क्या आएगा? B2, A3 के साथ क्या आएगा? B3, और ऐसे करते 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 AN के साथ, A1 के साथ क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे A3 नहीं, यहाँ पे क्या क्या आएगा? A1 आएगा। ठीक है, A1 के साथ B3 आएगा और A1 के साथ क्या आएगा? BM आएगा। ठीक है, ये अगर एक A सेट का मैंने पहला एलिमेंट उठाया तो इतना ऑर्डर्ड पेयर आया जो A क्रॉस B में आएगा। अब A का मैं दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा ऐसे कि A2 को उठाऊंगा तो B2 आ जाएगा, A2 को उठाऊंगा और B1 भी तो आएगा, है ना, तो B1 आएगा। फिर अगर मैं, ठीक है, ये B1 आ जाएगा। उसके बाद A2 के साथ B2 आएगा एंड A2, B3 एंड सो ऑन A2, BM, ये सारे एलिमेंट आएंगे। फिर सो ऑन लास्ट वाला एलिमेंट उठा लेता हूं मैं A सेट का AN के साथ B1, AN के साथ B2 एंड सो ऑन कहाँ तक? AN के साथ BM वाला एलिमेंट आएगा। अब इसमें देखो कि कितने एलिमेंट है। जैसे कि हम लोग पहला देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A क्रॉस B। इसमें कितने एलिमेंट है मैं देख सकता हूँ। पहला रो में कितने एलिमेंट है? पहला रो में M एलिमेंट है, दूसरा रो में भी M एलिमेंट है, तीसरा रो में M एलिमेंट है। टोटल रो इसमें कितना है? A1, A2 एंड सो ऑन, AN रो है। तो इसको M को कितना बार ऐड करेंगे हम लोग? इसको M को हम लोग ऐड करेंगे N टाइम्स। समझ में आया क्या? N टाइम्स इसको ऐड करेंगे। अगर मैं किसी M को N टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना आएगा? M इंटू N आएगा। मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ 1 + 1 + 1 सो ऑन प्लस 1, कितना? N टाइम्स। कितना टाइम्स? N टाइम्स। ये देखो, ये 6 क्लास की बात है ना, तो इस समय कुछ है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं रहा हूँ। चलो देखते हैं। M, इसको अगर मैं N बार एक को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? N। दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कितना एलिमेंट आ जाएगा इसमें? M इंटू M एलिमेंट आ जाएगा, M इंटू N एलिमेंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, यही बोल भी रहा था, हेंस प्रूव्ड बोल सकते हैं हम लोग, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका यूज हम लोग करेंगे, इसलिए हमने इसको देख लिया। अब रिलेशन आ गया। रिलेशन कहाँ पे डिफाइंड होता है? मैंने आपको बोला कि दो सेट के ऊपर क्या होता है? रिलेशन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं सेट के ऊपर, रिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल यूज करते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग सेट पर आएंगे। ठीक है, रिलेशन पे आएंगे। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ। चलो, एक मैं कलेक्शन बनाता हूँ, देखना, मैं एक ए कलेक्शन बनाता हूँ। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे देखना। सेट ऑफ जैसे कि मैं आईटी रोपड़ से हूँ, तो आईटी रोपड़ का ही एक रिलेटेड एग्जांपल में उठाता हूँ। ए बी द सेट ऑफ, ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट इन आईआईटी रोपड़, whose father lives in IIT रोपड़। ठीक है, मैं एक कलेक्शन ये ले लिया। मैं दूसरा कलेक्शन बनाता हूँ। दूसरा कलेक्शन क्या? मैं दूसरा कलेक्शन बनाता हूँ बी। इसमें क्या है? सेट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन आईटी रोपड़, समझ में आया क्या? ए सेट में कौन से एलिमेंट को मैंने लिया है? मैंने वो सारे मेल स्टूडेंट का कलेक्शन को लिया है जिसके पिताजी आईटी रोपड़ में ही रहते हैं। ठीक है, आईटी रोपड़ में रहते हैं। और सेट बी में क्या मैं लिया हूं? मैं वो सारे पीपल को ले लिया जो आईटी रोपड़ में रहता है। ठीक है, समझ में आया क्या?
समझ में आ गया। ये दो कलेक्शन को देखने के बाद मैं एक एलिमेंट लेता हूं इसमें, किसमें लेता हूं एक एलिमेंट, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन द सेट ए। मैंने एक एलिमेंट ए उठा लिया सेट ए से, ठीक है। ये एलिमेंट ए क्या है, जिसके पिताजी आईटी रोपड़ में रहते हैं, ठीक है, गॉट द पॉइंट। ए एक ऐसा मेल स्टूडेंट है जिसके पिताजी आईटी रोपड़ में रहते हैं। मैं एक एलिमेंट बी को उठाता हूं, कहीं से पता नहीं ये कहां पे है, और मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं। क्या रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं, मैं एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं कि B इज फादर ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ए सेट ए एलिमेंट, स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल ए में बिलोंग करता है और बी उसके पिताजी है। और ए में मैं वो सारे कलेक्शन लिया हूं, वो सारे एलिमेंट, वो सारे मैं स्टूडेंट लिया हूं जिनके पिताजी कहाँ रहते हैं, रोपड़ में। तो ये बी अब कहाँ रहने लगा, क्योंकि बी के पिताजी ए है ना, बी ए के पिताजी है, तो बी को कहाँ रहना पड़ेगा, आईटी रोपड़ में रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये स्मॉल ए कैपिटल ए में है। तो अगर ये आईटी रोपड़ में है तो ये अपने आप बी एलिमेंट कहाँ चला गया, सेट बी में चला गया कि नहीं, क्योंकि सेट बी में वो सारे पीपल है जो आईटी रोपड़ में रहते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि बी बिलोंग्स टू सेट बी। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट स्मॉल ए उठाया इस कलेक्शन में से, और बी पता नहीं मैं कहाँ से लिया, लेकिन ए और बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। क्या रिलेशन डिफाइन कर दिया कि बी इज फादर ऑफ ए। तो बी एलिमेंट जो स्मॉल बी है वो अपने आप ही कैपिटल बी में बिलोंग करने लग गया। समझ में आया क्या। तो मैं बोल सकता हूं कि ये ए और बी दोनों क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। मैं बोल सकता हूं कि ए इज रिलेटेड टू बी। क्या मैं बोल सकता हूं, ए इज रिलेटेड टू ये बी। ए जो है ना वो बी से रिलेटेड होने लगा, ठीक है। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। मान लो कि ये जो रिलेशन था सन फादर, मैं इस आर रिलेशन को क्या बोल देता हूं, सन फादर रिलेशन। मैं इसको नाम दे देता हूं सन फादर रिलेशन। समझ में आया क्या, मैं सन फादर रिलेशन नाम दे देता हूं इसको, ठीक। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं रहा होगा। सन फादर रिलेशन दे दिया तो मैं इसी को लिख सकता हूं, एज रिलेटेड टू बी है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। इट कैन बी रिटन एज ए इज रिलेटेड टू बी अंडर आर। ए इज, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर। अंडर द रिलेशन आर, इस आर रिलेशन में ये ए और बी क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। हम इसमें क्या समझेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसमें हम लोग समझेंगे कि ए इज, ये जो स्मॉल ए है, ए इज सन ऑफ बी, है ना। इस ए कोमा बी अगर आर में है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का कौन है, सन है। क्या मैं इस ऑर्डर पेयर को चेंज कर सकता हूं, क्या मैं इस ऑर्डर पेयर को ऐसे लिख सकता हूं कि बी कोमा ए भी आर में होगा, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ बी इज सन ऑफ ए नहीं है, यहाँ पे ए इज सन ऑफ बी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बी कोमा ए नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं हमेशा क्या, ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन में या फिर कोई भी ऑर्डर, हम लोग जब रिलेशन में बात करते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। मतलब अगर कोई भी हम दो ऑब्जेक्ट का पेयर ले रहे हैं तो उसके ऑर्डर्ड मैटर करता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो इसको ए कोमा बी आर में है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बी कोमा ए आर में है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या था, ए सन ऑफ बी। तो पहला जो है ना इसका सन है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये बी सन होगा ए का, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है ना। दोनों एक दूसरे, दोनों रिलेशन एक साथ कैसे हो सकता है कि ए सन है बी का और बी सन है ए का, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हमारे मजाक में होता है घर में, है ना। पिताजी को भी बेटा बोल देता है कि मैं हमारा बाप हूं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में तो नहीं होगा। रियल लाइफ में मजाक में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स मजाक थोड़ी है, ठीक है। समझ में आया क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये बी कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं होगा। ये ऑर्डर पेयर दोनों बराबर तभी होगा जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के क्या हो, बराबर हो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग आते हैं अब रिलेशन। समझ में आया है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना इस सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ ए। चलो हम लोग रिलेशन में बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। देखिए, तो रिलेशन का क्या मतलब है, किसी भी सेट ए से किसी भी सेट बी में, है ना, दो सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है। तो अब हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, हम लोग वहाँ पे देखे कि कैसे रियल लाइफ में रिलेशन और मैथमेटिक्स का रिलेशन एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो कोई अलग रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बीच में भी रिलेशन देखेंगे, हम लोग रियल लाइफ में अपने इंसान के बीच में रिलेशन देखते हैं, और बहुत सारे रिलेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी दो सेट है, अगर हमको कोई दो सेट दे दिया, तो उन दोनों सेट के एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन का क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन आर वो ए क्रॉस बी का एक क्या होता है, एक सबसेट ही होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ में आया क्या? चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मान लिया कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और एक मैं बी सेट एलिमेंट बनाता हूं, इसमें है 3 और इसमें क्या है 4। समझ में आया? तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो क्या रिलेशन आर का मतलब क्या हुआ कि मैं एक आर ले लेता हूं ए क्रॉस बी का सबसेट, कोई सा भी ले लेता हूं, जैसे 1,3 ले लिया और 1, क्या ले लिया 4 ले लिया। समझ में आया क्या? ये आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, बिकॉज ये ऑब्वियसली सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी का है। तो ये आर जो है, आर सेट सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। हम लोग बोल सकते हैं सबसेट, प्रॉपर सेट क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, हम लोग आई होप आप इन सब चीज़ों को आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो आप बता सकते हैं, हम लोग क्लास 11 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ये आर जो है ना, आर क्या है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ में आया क्या? कोई ना कोई रिलेशन है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज। इसको मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अगर ए कोमा बी आर में है, हम लोग बोलते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि पहला में हम लोग क्या बोलते हैं, जो ए कोमा बी ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड को बोलते हैं बी इज इमेज ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, बी इज इमेज ऑफ ए। हम लोग बोलते हैं कि बी को इमेज बोलते हैं ए का, और दूसरा बोलते हैं ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी, प्री इमेज ऑफ स्मॉल बी। समझ में आया क्या? आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है, सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में एलिमेंट है 3,4, और एक रिलेशन उसने आर डिफाइन कर दिया। देखो इस बार इसने ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखा है, इसमें कैसे लिखा है, वो बोला है कि आर एक रिलेशन है ना, कैसे क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें एक रूल क्या दे दिया, इसमें एक रूल दे दिया कि ये जो पहला कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट से क्या है, छोटा है, और सेट हमारा ए ये है, बी हमारा ये है, पहला कंपोनेंट ए से आता है, दूसरा कंपोनेंट बी से आता है। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे में बना सकता हूं क्या, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 1,3 क्या आएगा कि नहीं, इस ऑर्डर्ड पेयर में, इस रिलेशन में आएगा कि नहीं, ऑर्डर्ड पेयर 1,3 ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ए पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है। 1, फिर तो 4 भी आएगा, क्योंकि 1 4 से भी छोटा है। 2,3 भी आएगा, है ना, 2,4 भी आएगा, क्या 3,3 आएगा, तो 3 से छोटा नहीं है, तो 3,3 इसमें नहीं आएगा। और क्या आ सकता है इसमें, 3,4 आ सकता है। तो ये रिलेशन आर में इतने सारे एलिमेंट हुए, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 एंड 3,4। समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया। हाँ, तो ये हमारे रिलेशन में एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ आर। डोमेन
ऑफ आर और रेंज ऑफ आर की। तो हम लोग यही देख लेते हैं कि डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर का मतलब क्या होता है। डोमेन ऑफ आर का मतलब हुआ कि इसके पहले एलिमेंट को कलेक्ट कर लो, पहले कंपोनेंट को कलेक्ट कर लो। और किसी भी सेट में हमने बोला है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब किसी भी एक एलिमेंट को हम लोग सेट में दो बार नहीं लिखेंगे। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो डिस्टिंक्ट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी भी सेट में हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। एक एलिमेंट को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, अगर दो बार आ रहा है तो हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आया क्या? तो इसमें डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर इसमें होगा पहले कंपोनेंट का कलेक्शन। पहले कंपोनेंट का कलेक्शन, पहला कंपोनेंट में 1 है, यहाँ भी 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 3। तो डोमेन हो गया हमारा ये। और ये रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेज क्या हुआ इसका? ये सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन 3, 4 और 3, 4 ही है यहाँ पे, तो दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। और हम लोग यहाँ पे सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन हम लोग किसको बोलते हैं? कोडोमेन हम लोग बोलते हैं। ये सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। समझ में आया क्या? ये हम लोग सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। कोडोमेन हमेशा, रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा? कोडोमेन का ही सबसेट होगा, क्योंकि ये सेकंड वाला सेट ही हमारा कोडोमेन होता है और रेंज उसी में से आता है। सेकंड कंपोनेंट का ही कलेक्शन होता है। हो सकता है कि सेकंड कंपोनेंट पूरा सेट भी हो जाए तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएगा, नहीं तो रेंज कभी कोडोमेन से हमारा बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि रिलेशन ही फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। तो रेंज सेट मतलब रेंज बी सेट से बड़ा नहीं हो सकता, उससे बाहर का एलिमेंट नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है देखना, वही हमने जो लिखा डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या हुआ? हम इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं, डोमेन ऑफ आर। और इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ऐसे, डोम ऑफ आर। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सेट ऑफ ऑल A belongs to set A such that A, B belongs to R। अगर A, B R में है तो फर्स्ट कंपोनेंट के सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और रिलेशन R हमारा सेट A टू सेट B है। रिलेशन क्या है? ये जो हमारा रिलेशन है R, वो फ्रॉम सेट A टू कहाँ पे है? सेट B। समझ में आया क्या? आई होप समझ में आया होगा, है ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर क्या है? रेंज ऑफ आर का मतलब हुआ, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, रेंज आर ऑफ। तो रेंज ऑफ आर ही बोलते हैं हम लोग इसको, रेंज ऑफ आर। इसको इसका क्या है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है। कोडोमेन ऑफ आर, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। समझ में आया क्या? हाँ। तो पिछले एग्जांपल में जैसे हमने बोला था, पिछले एग्जांपल में क्या था? पिछले एग्जांपल में था a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b क्या था हमारे पास? 3 और 4। तो यहाँ पे 3, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया कोडोमेन, जैसे हमने बता चुका है आपको कि ये कोडोमेन है। और ठीक है, हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? कोडोमेन। समझ में आ गया? देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ दैट सेट। ठीक, हमने इसके बारे में बात कर लिए हैं, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑफ रिलेशन आर बाय एरो डायग्राम। जो रिलेशन आर था, है ना, उस रिलेशन को मैं एक एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। ये एरो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फंक्शन को पढ़ते हैं तो फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग रिलेशन के इसी डायग्राम का यूज करते हैं हमेशा। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये मान लो कि हमने दो गोला लगा लिया, और इस पहले वाले गोले में हम लोग लिखेंगे सेट ए का एलिमेंट। सेट ए में था 1 2 और 3, और दूसरे गोले में हम लोग लिखेंगे 3 और 4 लिखेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि 1 3 से रिलेटेड था, 1 4 से भी रिलेटेड था, 2 3 से भी रिलेटेड था, 2 4 से भी रिलेटेड था, और 3 4 से रिलेटेड था, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं था। और वो रिलेशन क्या था? ये आर था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर क्या रिलेशन था? आर रिलेशन को हम लोग ऐसे बनाए थे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, है ना, ए लेस देन बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इस रिलेशन आर का ये क्या है? ये हमारा एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है।
एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज है, बट हाँ बताना जरूरी था, जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये एरो डायग्राम हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रिलेशन का एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन में रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई रिलेशन में एलिमेंट है, अगर मैं उसको ऑर्डर पेयर है और उसी फॉर्म में मैं लिख दूं, जैसे कि 1,3 लिख दिया, वो पिछला वाला रिलेशन 1,4, 2,3 और 2,4, 3,4। इस रिप्रेजेंटेशन को अगर आर के एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर है ना, आर में रिलेशन आर में अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर को ही कोमा सेपरेटेड में लिख दूं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म। समझ में आया क्या, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग टाइप लिख देते हैं कि रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट आता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का। यहाँ पे हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पे क्या लिख दिया, वो रूल लिख दिया जिस रूल से ये ए और बी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो रूल हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन, ये भी रिलेशन आर का ही रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, है ना। ये हम लोग ऐसे, इसको हम लोग क्या बोले, सेट आर इज, दिस आर इज कॉल्ड, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट आर इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये जो सेट आर है वो किस में है, इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया आपको। मैं अभी ये बेसिक टर्म की बात कर रहा हूँ, हम लोग आगे भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। इसके इनवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर इनवर्स से, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आर इनवर्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर आर में ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है तो उसके सारे एलिमेंट को पलट देंगे, बी कोमा ए टाइप का सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आर इनवर्स कहलाएगा। अगर ए कोमा बी आर में है तो उसको पलटेंगे, आर में है तब उसको लिखेंगे आर इनवर्स में पलट के लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर पिछले एग्जांपल का मैं आर इनवर्स अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा बताओ, पिछले एलिमेंट का अगर मैं आर इनवर्स निकालूं तो 1,3 था, उसमें 1,3 था तो 3,1 आएगा आर इनवर्स में, 1,4 भी था, 1,4 था तो यहाँ क्या आएगा, 4,1 आएगा। ठीक है, तो 2,3 था तो यहाँ पे 3,2 आएगा, और 2,4 था तो 4,2 आएगा, और वहाँ पे 3,4 था तो यहाँ पे कितना आएगा, 4,3। तो ये सारे ये एलिमेंट क्या हो गया, ये पिछले आर का आर इनवर्स हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखना कंपोनेंट चेंज हो गया। अब इसके आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, ये बी का कलेक्शन, मतलब आर के सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और आर के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा इस बार, क्योंकि सेकंड में इस बार ए है, आर इनवर्स में सेकंड में ए है और फर्स्ट में बी है, तो बी के कलेक्शन को हम लोग आर इनवर्स का डोमेन बोलेंगे और आर का रेंज बोलेंगे। तो यही पर बोला है कि डोमेन ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, क्योंकि वो कंपोनेंट चेंज हो गया। पहले वाले कंपोनेंट को डोमेन बोलते हैं, दूसरे वाले कंपोनेंट को रेंज बोलते हैं। अगर आर से ही आर इनवर्स हम लोग बना रहे हैं तो आर का डोमेन और रेंज ऑफ आर इनवर्स दोनों बराबर होगा, डोमेन ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर इनवर्स के भी, डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है बताओगे थोड़ा, ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है कि नहीं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये कैसा लिखा हुआ है देखना, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर है यहाँ पे, और सच दैट ऐसा, यहाँ पे हालांकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसमें कौन, इसको ये अभी किस में है, ये सेट बिल्डर में है, ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है,
समझ में आया क्या? ये सेट बिल्डर में है, इसको चलो हम लोग रोस्टर में पहले लिखते हैं, उसके बाद डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको रोस्टर में लिखते हैं। रोस्टर में कैसे लिखोगे? ए कोमा बी, ए और बी दोनों डब्ल्यू में है, होल नंबर में है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 25 है। अच्छा, ये रिलेशन किस सेट पे है? यहाँ पे जो ये रिलेशन है आर एक रिलेशन है डब्ल्यू से डब्ल्यू, मतलब इसमें ए बराबर भी डब्ल्यू है और बी बराबर भी क्या है? डब्ल्यू है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट ए। किसी सेट सिंगल सेट के ऊपर रिलेशन की अगर बात हम लोग करते हैं तो वहां पे क्या होता है? ए क्रॉस ए का ही सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं किसी सेट ए के ऊपर। यहाँ पे देखना, एक ही सेट होल नंबर है, यहाँ पे ए और बी दोनों डिफरेंट नहीं है और डिफरेंट होना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हमने डिफरेंट की बात भी नहीं किया है डेफिनेशन में। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है? बराबर है। ये रिलेशन आर होल नंबर के ऊपर डिफाइंड है। तो पहला इस रिलेशन का पहला कंपोनेंट भी होल नंबर से आएगा और दूसरा कंपोनेंट भी कहाँ से आएगा? होल नंबर से ही आएगा। इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? तो पहला अगर मैं ए को 0 रखूं तो बी क्या आएगा बताओ? अगर मैं यहाँ पे ए को 0 रखूं तो बी स्क्वायर बराबर 25, बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा? बी स्क्वायर बराबर आएगा 25 और दिस इंप्लाइज दैट बी बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 5, बट बी बराबर -5 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट्स व्हाई बी बराबर कितना आएगा? इस बार 5 आएगा। दूसरा इसमें कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? दूसरा कंपोनेंट अगर मैं 1 रखूंगा तो एक का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया तो 24 और बी स्क्वायर बराबर 24। तो ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या हो? 24 हो। तो हम लोग 1 नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4, वो भी नहीं रख सकते क्योंकि अगर मैं 2 रख दूं तो 4 और प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 21। और किसी भी होल नंबर का स्क्वायर कभी भी 21 नहीं होगा, मतलब बी हम लोग स्क्वायर रूट इसका नहीं निकाल सकते 21 का, ये होल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हम लोग ए सेट को ए में पहला कंपोनेंट में 2 भी नहीं आ सकता, 3 आ सकता है क्योंकि 3 3 9, 25 में से 9 गया तो 16, बी स्क्वायर बराबर 16।